learner welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is demand. Theory of consumer behavior में हम डिमांड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग क्या है डिमांड कर्व की, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गुड लाइक गिफन गुड, इन्फीरियर गुड, वेबलन गुड, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. Then elasticity of demand, how to measure elasticity of demand. There are different type of elasticity. ये सब हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं. कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें अभी करने वाले हैं. ठीक है, अलग अलग पार्ट के थ्रू हम करेंगे या फिर एक ही वीडियो में सारा समअप होगा. लास्ट में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएंगे. ठीक है, तो आज हम अपने इस डिमांड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. डिमांड जो कंसेप्ट है सबसे पहले मार्शल ने इसको कंसेप्ट को दिया था. मार्शल की फेमस बुक, वी ऑल नो दैट, 1890 में 1890 में मार्शल की फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने डिमांड का कंसेप्ट दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट भी दिया. मतलब मांग या मांग से संबंधित जो भी धारणा है सबसे पहले उनका यूज़ मार्शल ने किया था. ठीक है, तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. पहले हम डिमांड क्या है ये समझेंगे कि ये देखिए, व्हाट इज़ डिमांड. Demand is the quantities that a person or market is ready, willing and able to buy. बात ये है कि डिमांड क्या है. क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटी, वो मात्रा जिसको एक व्यक्ति खरीदने के लिए रेडी है, विलिंग है एंड एबल है. मतलब कि मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, बिल गेट्स इज एबल टू परचेज ए फरारी बट इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू बाय वन देन ही हैज़ नो डिमांड फॉर वन. अगर वो फरारी खरीदना चाहता है बट उन फरारी खरीदने को फ़िलहाल वो विलिंग नहीं है तो वो डिमांड नहीं कही जाएगी. ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. मान लीजिए हमें टीवी खरीदना है बट हम टीवी खरीदना चाहते हैं बट वी हैव नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो टीवी खरीदने की हमारी सिर्फ क्या रह जाएगी, इच्छा, डिज़ायरनेस ही रह जाएगी, वो डिमांड नहीं बनेगी. लेकिन हम टीवी खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं बट फ़िलहाल वी आर नॉट रेडी टू बाय टीवी, फ़िलहाल हम टीवी को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो हमारे सिर्फ एक नीड है, आवश्यकता है, डिमांड नहीं है. जब हम टीवी को ख़रीदने के इच्छुक भी हैं, हमारे पास पैसे भी हैं और हम रेडी भी हैं उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो वो क्या बनती है, हमारी डिमांड. ठीक है, देन व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड. All else being equal, quantity demanded of a good rise as the price decrease. We all know that demand is the function of price of related good, income, taste, weather, government policies, population. But law of demand क्या कहता है, other things being remain equal. सारी की सारी यानी कि ceteris paribus, अदर थिंग्स बिंग रिमेन इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, ओनली प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है उसमें हम लॉ ऑफ डिमांड में बात करते हैं कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज़ के लिए हमारी डिमांड कम हो जाती है और किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो उस चीज़ के लिए हमारी डिमांड बढ़ जाती है. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, प्राइस कम होगा, डिमांड ज़्यादा. दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम. मांग के नियम को हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है. ये देखिए, जब भी हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसको प्राइस को ध्यान में रखते हैं. ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए डिमांड कर्व. प्राइस जब इसका 10 है, हम वस्तु ले रहे थे, कोई भी वस्तु हम किलोग्राम की फॉर्म में ले रहे थे, तो हमने 10 प्राइस पर इसको कितना लिया, 10. जब इसका प्राइस कम हो गया
तो हमने इसको ज़्यादा लिया 20, और कम हो गया और ज़्यादा लिया, और कम हो गया और ज़्यादा लिया, और कम हो गया और ज़्यादा लिया। इस हिसाब से क्या हुआ कि जब जैसे जैसे हमारा प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। यही क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। अब बात ये है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें हमारा डिमांड कर्व हमने देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हम बात ये देखेंगे कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम इफेक्ट, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एंड फोर है साइज ऑफ द कंज्यूमर। तो फर्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में हम बात करेंगे मॉनेटरी इनकम एंड रियल इनकम की। मॉनेटरी इनकम हमें पता है मनी की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड रियल मनी क्या है, रियल इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। रियल मनी, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं। 10 रुपये में हम 2 पेन लेकर आते थे पहले। अब महंगाई हो गई है तो 10 रुपये में हम 1 पेन लेके आते हैं। तो रियल इनकम हमारी क्या होगी, 2 से 1, यानी कि रियल इनकम हमारी कम हो गई। अब जब हमारी रियल इनकम कम हो जाती है तो हम उस चीज़ के लिए प्राइस कम देना पसंद करते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्राइस पर हम उस चीज़ की डिमांड कम करेंगे, कम प्राइस पर हम उसकी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो यही कंसेप्ट है कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी होती हैं, टी एंड कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जब चाय महंगी हो जाती है तो फिर व्यक्ति क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ाएंगे। उनको ये लगेगा इतने पैसे में तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। तो चाय का प्राइस बढ़ते ही चाय के लिए डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए डिमांड कर्व हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब तीसरा पॉइंट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा लेते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है हमारी क्या होती जाती है, हर बार कम होती जाती है। और जब उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है तो हम उसके लिए प्राइस भी कम देना ही पसंद करते हैं। इसलिए कम प्राइस पर ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा प्राइस पर कम डिमांड, ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि जैसे जैसे हम एक व्यक्ति की अधिक इकाइयाँ यूज़ करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है, हम प्राइस भी कम देना ही पसंद करते हैं। इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद है कि मान लीजिए ये तो था नॉर्मल गुड के केस में, कि नॉर्मल गुड के केस में ऐसा होता है। अब नॉर्मल गुड मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ। नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड एंड गिवन गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड एंड गिवन गुड। इसमें हम इफ़ेक्ट करेंगे प्राइस इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट। आज हम इन इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे, इनको डिटेल में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नॉर्मल गुड के लिए इनकम इफ़ेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होती है। लेकिन प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है हमारा, नेगेटिव। क्योंकि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, नॉर्मल गुड की बात हो रही है, तो उसकी डिमांड क्या करते हैं, हम कम करते हैं। प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि किसी दूसरी चीज़ का प्राइस जब बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसके हिसाब से हमारा पहली वस्तु का डिमांड कम और ज़्यादा होती है। ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन जो इफ़ेक्ट है वो तीनों ही गुड के केस में नेगेटिव होता है।
जो इन्फीरियर गुड है, घटिया वस्तु है, उसके लिए इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम घटिया चीज़ को कम खरीदेंगे, और जब हमारी इनकम कम होती है तो घटिया चीज़ को हम ज़्यादा खरीदेंगे। और इसमें प्राइस इफेक्ट भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। गिवन गुड में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। हमें पता है एक्सेप्शन है ये गिवन गुड, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। यहाँ प्राइस लेंगे, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड इसमें बढ़ती जाती है। और इनकम इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव। तो ये है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसको लास्ट तक देखना। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।